दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज के दिन अच्छी तेजी के साथ में क्लोजिंग मिल चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट हम मार्केट में देख पा रहे थे। पिछले सेशन के अंदर हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। अब शॉर्ट कवरिंग क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो का आप चेकआउट कर लेना। आज के दिन एफआईएस के कितने शॉर्ट है और किस तरह की सिचुएशन है उसको चेक करते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत होगी, साथ में कुछ कंपनीज स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन होगा टेक्निकल्स के साथ में और कुछ बड़ी खबरों के साथ में। अब देखो, निफ्टी में 157 पॉइंट्स ऊपर है। निफ्टी क्लोजिंग बेसिस में 0.64% का जंप है। निफ्टी बैंक न्यूट्रल है। मिड कैप को देखिए तो 1.5% के आसपास का जंप। स्मॉल कैप की बात करें तो 225 पॉइंट्स यानी 1.25% की तेजी के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स प्लस में। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, हरे सेक्टर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेटल सबसे अच्छा कर चुका है, रियल्टी, ऑटो, आईटी, ये सब अच्छा कर चुके हैं। न्यूट्रल परफॉर्म किया बैंक ने, फाइनेंस ने और एफएमसीजी ने। बाकी कुछ भी लाल निशान यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी जब भी सिचुएशन होती है, मोस्टली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो प्लस में जाके बंद होते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा ही देखा अपने पोर्टफोलियो में, आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने परसेंट की तेजी आपके पोर्टफोलियो में बनी है। क्योंकि आज के दिन इन्वेस्टर्स के तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपीज़ ऊपर गए हैं। हमने देखा 12 लाख करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ था 2-3 दिन में, और आज के दिन 4.5 लाख करोड़ रुपीज़ का फायदा इन्वेस्टर्स का हो चुका है। तो नुकसान है 12 लाख करोड़ का और फायदा है 4 लाख करोड़ का, यानी नुकसान तो ज़्यादा हुआ है और फायदा कम हुआ है। तो ट्रेंड अभी भी मार्केट का नेगेटिव है। आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रीजंस मैं आपको बताता हूँ। 2 कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट ने तेजी पकड़ी। अब आपके हिसाब से आप बताना कमेंट करके कि आपको लगता है ये कारण सही है या गलत है। क्योंकि जब भी मार्केट चलेगा ना तो आर्टिकल्स छपते हैं कि ये रीज़न बन गया, ये कारण बन गया, और जब भी मार्केट गिरेगा तो कुछ कारण आपको बताते जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला जो कारण है वो ये है कि अब एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि फेड की तरफ से रेट कट हो सकता है सितंबर में। और उसके पीछे का जो कारण है वो वीकर देन एक्सपेक्टेड यूएस जो जॉब डेटा है वो है। यानी बाजार में जब भी जॉब लॉस होता है, नौकरियां कम होती हैं, तो स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो सकती है। लोगों के पास में नौकरी नहीं होगी तो खर्च करने के पैसे नहीं होंगे या कम हो गए तो प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो रेट कट हो सकता है। तो 1.10 की एक्सपेक्टेशन थी और 70,000 के आसपास की जॉब यहाँ पे आ चुकी है। तो डेटा बहुत खराब था, इस वजह से यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रेट कट की हो रही है, जिस वजह से मार्केट में पैसे आए हैं। सेकंड जो कारण है दोस्तों वो ये है कि यूएस डॉलर ये भी गिरा है, साथ में क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो भी गिरे हैं। तो इन दोनों में वीकनेसेस की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर पैसे आए हैं। तो करेंसी वीक होती है यूएस की तो इंडियन करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। डॉलर जब गिरता है तो इंडियन मार्केट में तेजी बनती है, और साथ में तेलों के दाम भी गिरते हैं ना, तब इंडियन मार्केट के अंदर बाइंग होती है। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं स्टॉक्स के चलने के पीछे का। अब देखिए 25% का टैरिफ इंडिया पे लग चुका है, कैसा इंपैक्ट हो सकता है उसके लिए, मतलब कितना हम डेंट झेलेंगे, कितनी ग्रोथ हमारी कम हो सकती है हमारी कंट्री की, हमारे पोर्टफोलियो की, वो हम चेक कर लेते हैं। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अभी के समय कितनी है, 6.5% की है। तो ये कम होके 6.25% की रह जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा डेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओनली 25 बीपीएस का यहाँ पे झटका लग सकता है जीडीपी की ग्रोथ के अंदर। साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि तकरीबन हम ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन लिमिटेड इम्पैक्ट हम देख सकते हैं टेक्सटाइल में, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्री प्रोडक्ट्स में, मशीनरी में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। और 2% कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिस्क पे है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 85% जो इकोनॉमी है वो ठीक है, ड्रास्टिकली ड्राइव हो रही है, जो हम जैसे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी उसके हिसाब से ये सब चीज़ें चल रही है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि इंडिया के जो टाइज है ना वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हम बोल सकते हैं रशिया है, उसके साथ में इंटैक्ट रहने वाले हैं। डिफेंस का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, बाकी और भी जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो सब चीज़ें अच्छी रहेगी। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 25% टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, जो अपना एक्सपोर्ट है ना टोटल कितना है, 87 बिलियन डॉलर का है, उसका 20% इम्पैक्ट होगा। 20% अपन करते हैं यूएस को, ये मान के चलो, और 2.5% जीडीपी का इम्पैक्ट यहाँ पे होने वाला है। अब देखो ये जो न्यूज़ है ना, ये कम इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा होगा, ये सब जब तेजी बनेगी तो अच्छा आपको दिखाएगी कि कम इम्पैक्ट होगा। अब ये 4 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख से पहले ही न्यूज़ आ गई थी, तो ये सब डेटा हमको पहले भी बताया जा सकता था, लेकिन जब मार्केट चलेगा तो इस तरह के डेटा आते हैं। तो इन डेटा के ऊपर बिलीव आप बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो नंबर्स देखने चाहिए, कंपनीज कैसे कैसे नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ कैसा आ रहा है, जीडीपी किस तरह से बढ़ रही है, वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी कैसे होती है, क्यों बनेगी, उसके पीछे के रीजंस होते हैं लॉजिकल, कि किसने शॉर्ट कर रखा है, बड़े प्लेयर्स ने बाइंग कर रखी है, शॉर्ट कर रखा है, एफआईज अभी के समय क्या कर रहे हैं, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी अगर आप एक प्राइस एक्शन को चेज करना चाहते हैं या प्रिडिक्शन करना चाहते हैं।
तो वैसे ब्रॉडर डेटा मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी हम चलो ठीक है, और भी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हैं। सिग्निफिकेंट क्या क्या हो सकता है, मतलब देखो एफआई का जो आउटफ्लो है वो तो ट्रिगर करेगा, वो तो अभी के समय है ही। आरबीआई भी हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ हल्का कर दे, रेट कट कर दें। सेक्टोरल इम्पैक्ट देख सकते हैं, फार्मा, ऑटो, केबल, ये सभी प्रेशर के अंदर हो सकते हैं। और ब्राइट स्पॉट की बात करें तो आईटी को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है। अभी देखो डॉलर वीक नहीं, यहाँ पे आईएनआर वीकनेस मेंशन कर रखा है, मतलब आगे चल के अगर आईएनआर गिरेगा तो डॉलर इंक्रीज करेगा, तो आईटी कंपनीज को फायदा मिल सकता है। तो देखो ये सब जो न्यूज़ होती है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अपने काम के होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको इग्नोर कर देने चाहिए। तो जस्ट मैं आपको ये सब सिखाने के लिए बता रहा हूँ न्यूज़। बाकी हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। देखो मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच सकता है बुल केस के अंदर जून 2026 में। अब ये क्या बहुत बड़ी न्यूज़ है क्या सर? आप तो खुद बोलते हो इनको इग्नोर करो, ये तो कुछ भी बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। देखो बड़ी न्यूज़ ये नहीं है, आप देखो यहाँ पे सीन क्या है। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये आई है, नीचे आप डेट देख सकते हैं 4 अगस्त की, ठीक है, आज की न्यूज़ है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्रूड के प्राइजेस नीचे, ट्रेड डील, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी और अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कर दी। अब ये कौन है? एफआईज है। अब एफआईज खुद मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं आप बाय करो, क्योंकि आप बाय करोगे जब इनके पैसे बनेंगे। अभी आपने देखा जेन स्ट्रीट ने क्या किया, तो वो अनएथिकली कर रहे हैं, और ये एथिकल तरीके से कर रहे हैं। इनके पास में राइट है इस तरह की बातें करने का, और अपने जो न्यूज़ चैनल है, वेबसाइट है, उनको रेवेन्यू मिलता है, तो वो भी ये सब चीज़ें छाप देते हैं। अब देखिए आज की एक न्यूज़ आपको और बताऊंगा, जिसके अंदर आप नोटिस करोगे तो 2:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि ये बोला जा चुका है। देखो वो बात अलग है, 26 की बात अलग है, 2026 में क्या होगा किसी को नहीं पता, तो इन्वेस्टर भी उस हिसाब से काम नहीं करेगा। लेकिन मेन प्ले है इनकी कमाई का, ट्रेडर को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना। तो ट्रेडर लोगों को बोल दिया है यहाँ पे कि मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्ट किया इंडियन स्टॉक्स विल रीच न्यू हाइज सून। यानी जो अभी हमने गिरावट देखी है, तो हम नई हाइस पर मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं जल्दी। 1 लाख की बात यहाँ पे नहीं है, जस्ट अभी शॉर्ट टर्म की बात चल रही है कि शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट हमने देखी वो सभी गिरावट रिकवर हो जाएगी, और साथ में मार्केट आपको नई हाई पे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये तो है, इन्होंने बोला है। अब पर्दे के पीछे क्या है उसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर कुछ ऐसा होता कि इंडियन मार्केट 1 लाख या फिर न्यू हाइस पे जाएगा, तो क्या एफआईज बेचते? नहीं बेचते। क्या एफआईज शॉर्ट करते मार्केट को? नहीं करते। अगर उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो लॉन्ग करेगा, शॉर्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी का जो लेटेस्ट डेटा है शॉर्ट कवरिंग के बाद का, वो तो नहीं आया है। अब कितने उन्होंने शॉर्ट कवर किए हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने बड़े शॉर्ट्स एफआईज ने बनाए थे, और वो डेटा आप यहाँ पे देखोगे। सो उसके अंदर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन 90%, 90%, बहुत बड़ा परसेंट है ये जो नेट शॉर्ट पोजीशन उनकी थी। नेट शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि अगर उनके पास में 100% की पोजीशन है तो 90% उन्होंने शॉर्ट कर रखा है, ओनली 10% उन्होंने लॉन्ग कर रखा है, यानी बाय कर रखा है। तो 90% पोर्टफोलियो उनका भी के समय शॉर्ट है। पहले एक हाई लगी थी ये जनवरी की एक्सपायरी में, 89% एफआईज शॉर्ट थे, तो उसको भी आज बीट कर दिया है 90% शॉर्ट करके। अब देखो ये शॉर्ट करे, आपको बाय करने की यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियस है पैसा किनका बनेगा, उनका ही पैसा बनेगा। 90% शॉर्ट है, आप कितना ही बाय कर लोगे, कितना ही आप प्ले कर लोगे। शॉर्ट कवर वो कैसे करेंगे? ठीक है, शॉर्ट वो कर रहे हैं तो आप बाय करो, तभी तो वो बेच रहे हैं, उसको तो शॉर्ट करना बोलते हैं। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताने की कोशिश की, 90% नेट शॉर्ट एक्सपोजर है, जो पहले के मुकाबले 89% से भी ज़्यादा है। अब जो लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशियो है ना, मतलब कितने लॉन्ग का रखे हैं, लॉन्ग का मतलब कितने बाय का रखे हैं, लॉन्ग का मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशन ऊपर जाएगा, शॉर्ट का मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन नीचे जाएगा, शॉर्ट का मतलब है सेल करना। तो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो अगर आप देखोगे ना तो 0.11 के नीचे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यह है कि हर लॉन्ग पोजीशन के बदले एफआईज ने 5 शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रखे हैं। अगर एफआई ने एक स्टॉक बाय कर रखा है या एक पोजीशन लॉन्ग कर रखी है ना, तो उसके अगेंस्ट में 4 स्टॉक्स को बेच रखा है पहले से। तो ऐसा डेटा आपको ये दिखेगा तो आप मॉर्गन की बात या शॉर्गन की बात मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना। तो ये मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप न्यूज़ देखते हो तो उसको डेटा के साथ में कनेक्ट करना, हर बार जो बात बोली जाती है वो होती नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। सो अभी आप देखोगे निफ्टी के टेक्निकल्स पे आते हैं। निफ्टी सपोर्ट के आसपास तो है, तो सपोर्ट के आसपास डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी जो कॉल है मॉर्गन की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन एक्चुअली क्या मॉर्गन स्टैनली ने बाय किया है या वो बेच रहा है, वो किसी को नहीं पता है। तो अभी जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव है। आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है।
मार्केट ऐसे तो गिरेगा नहीं, मार्केट इस तरह से गिरता है, तो इस तरह की गिरावट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप नोटिस करोगे ना, तो जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने ये सपोर्ट देखा था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसी के आसपास अभी निफ्टी आ चुका है। तो देखते हैं ये सपोर्ट मेंटेन रह पाता है या फिर नहीं, और एफ की जो पोजीशन है उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट यानी मेजर चेंजेस आ पाते हैं या नहीं। अब जैसे चेंजेस का डेटा मुझको मिलेगा मैं आपके साथ में उसको शेयर कर दूंगा। बाकी हाँ, अभी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग तो देखने को मिली थी, और आज के दिन जो देखो, अब ये भी आप कर सकते हैं, जो कल का हाई था, क्या आज की कैंडल उसके ऊपर जाके बंद हुई है? नहीं। आप देखोगे ये कल का हाई था पिछले ट्रेडिंग सेशन का, उसके ऊपर कैंडल बंद नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये वीकनेस अभी है, यानी तेजी बनी है, बट उसको कोई टिकाऊ तेजी या रिवर्सल हम नहीं बोल सकते। तो जस्ट एक सिखाने का एक तरीका है जो मैं आपको डेटा के साथ में ये सिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, कंपनीज पे आते हैं, स्टॉक्स पे आते हैं। अब यहाँ पे है नेटवेब। सो नेटवेब के नंबर्स हमने देखे, नंबर्स एवरेज थे, 100% की ग्रोथ थी, बट एक्सपेक्टेशन से कम थे। लेकिन दोस्तों स्टॉक के चलने के पीछे के रीजंस थे कुछ अच्छी गाइडेंस जो आज मिली है, चलो आज की तो मैं आपको बात अभी बता दूंगा। बाकी फ्यूचर की भी बात अच्छी की थी, अच्छी डील जीती थी, 400% इंक्रीमेंट देखने को मिला था एआई के अंदर इनको, तो ये रीजंस थे। अब यहाँ पे देखो 8-9% की तेजी बनी, काफ़ी अच्छी तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया। सो का पीएस का, और यहाँ पे क्लियर कट आप देखोगे ना सिंपल चार्ट के अंदर भी, तो आपको एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। अब काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर्स इसका इंतजार कर रहे थे, आज ये हो चुका है। आज तो चलो तेजी बन चुकी है, ये कल परसों ही हो गया था, मतलब पिछले 2 सेशंस के अंदर ये हो गया था। अब देखो यहाँ पे आप नोट करोगे ना, तो क्वेश्चन ये बनता है कि अपने क्या प्रॉफिट को बुक कर ले क्या? तो ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ परसेंटेज बेसिस पे। एक मैंने आपको वीडियो दिया था, वो एजुकेशनल प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट में आप जाओगे लर्निंग प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसमें आपको डेटा मिल जाएगा कि किस तरह से मैं प्ले करता हूँ अपने स्विंग के साथ में, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में ट्रेल करना भी मैंने आपको सिखाया कि स्टॉप लॉसेस को कैसे ट्रेल करते हैं, वो बात अलग है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक और बात बताने की कोशिश करूँगा। आज की न्यूज़ है, आप देखोगे तो यहाँ पे 9 बजे के आसपास की न्यूज़ आती है, उसके बाद में स्टॉक ने चलना शुरू किया था, और न्यूज़ के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने मेंटेन किया है एबिटा मार्जिन गाइडेंस, जो कि 14% की होगी, और पैट मार्जिन गाइडेंस होगी 10 to 10.50% की। रेवेन्यू की जो गाइडेंस है ना, वो दोस्तों कंपनी ने दी है 35 से लेकर 40% की, तो बहुत अच्छी है। और साथ में आप देखोगे गाइडेंस को रिवाइज किया है प्लस में, यानी पहले 20% का था यहाँ पे एआई सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन, अभी के समय 22% का ये इन्होंने कर दिया है टोटल बिजनेस में। तो जैसे जैसे एआई का एक्सपोजर बढ़ेगा, अभी 20% ही एआई से कमाई है, उसके बाद में 30 होगा, 35 होगा, तो बहुत ज़्यादा कमाई फिर एआई से होगी, तो अच्छा बिजनेस इनका निकलेगा। तो अच्छी गाइडेंस है यहाँ पे। और साथ में आप देखोगे ना, तो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी 5 to 6% फॉर द करेंट ईयर, और ये 10% के साथ में ग्रो करेंगे। ये कॉन कॉल में अपडेट दे रखा है 2-3 साल के अंदर। साथ में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रेवेन्यू बढ़ चुका है 300% वायनो बेसिस में एआई का, और कंट्रीब्यूट करता है 29% ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका। तो गाइडेंस के अंदर अच्छी हमने देखा यहाँ पे कि इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो उसकी वजह से स्टॉक ने अच्छा कर दिया। सो टेक्निकली आप देखोगे ना, तो इसको रिवर्सल मिल चुका था, एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका था। अब आप नोटिस करोगे तो कल की जो कैंडल का हाई था उसके ऊपर इसने जाके क्लोज किया है, उसके आसपास जाके इसने क्लोज किया है। अब उसके पीछे का रीज़न है ये न्यूज़, लेकिन अच्छी बाइंग यहाँ पे बनी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में तेजी यहाँ पे बनी है। देखते दोस्तों कितना ऊपर जाता है। काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा, ध्यान दिया होगा, रिवर्सल्स पे, ब्रेकआउट पे, स्टॉक नीचे गिरा था तब भी देखा होगा। तो अभी चलो ठीक है, स्टॉक ने अच्छा किया। साथ में एक ब्रेकआउट हमने यहाँ भी देखा था, आपको याद होगा, तो ये इस कैंडल पे तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे बनी थी, अच्छे रिवर्सल्स मिले, तो उसके बाद में स्टॉक नहीं चला, एकदम से गिर गया। उसके बाद में काफ़ी शार्प तेजी इसमें बनती हुई देखने को मिली है। सो लेट्स सी कि स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा। कमिंग क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस अभी यहाँ पे हाई हो चुकी है, तो उसके लिए हो सकता है यहाँ पे अच्छी बाइंग अपन देखें। पॉलीकैब 3% की तेजी के साथ में स्टॉक ने यहाँ पे तेजी पकड़ी, और ये भी अपनी ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी इसके नंबर्स अच्छे थे, पिछले क्वार्टर के एक्सपेक्टेशंस भी इसमें काफ़ी अच्छी है, यानी गाइडेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। CDSL इसने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, 6% की तेजी। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मार्केट चलेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर्स आप देख लो, कितने भी खराब है, कितने भी अच्छे हैं, मार्केट जो अभी कर रहा है ना, वैसे वैसे कंपनी इसका स्टॉक करेगा। मार्केट अगर ज़्यादा गिरेगा तो मतलब गिरेगा तो स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, लेकिन मार्केट चलेगा तो स्टॉक भी अच्छा खासा चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, अभी गिरा मार्केट, उसके बाद में तेजी यहाँ पे बन रही है। कैम्स अगर आप देखोगे ना, तो इसी कैटेगरी के अंदर ये आता है, 4% का जंप है इसके अंदर भी, ये भी मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, और यहाँ पे भी मार्केट की गिरावट की वजह से इसमें हुई, उसके बाद में अभी एक रिकवरी इसमें विजिबल है। तो जो भी मार्केट के ऊपर प्ले करना चाहते हैं वो ऐसी कंपनीज के ऊपर प्ले
करते हैं। NSDL, CDSL से NSDL याद आता है, इसमें कितना पैसा बनेगा। IPO एप्लीकेशन आपने लगा दी होगी, अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हैं, शायद डेटा आ चुका होगा, तो उसके अंदर भी आप नोटिस करोगे ना, तो 15% का गेन ओनली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखते हैं लिस्टिंग के बाद में किस तरह की वैल्यूशन होती है, दोनों कंपनीज के बीच में कैसा कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, NSDL पुरानी है, CDSL नई है। NSDL पहले बना था मतलब, और CDSL बाद में बना था। लेकिन मैं बड़ी कंपनी की बात करूँ ना, तो CDSL बड़ी है, मतलब ग्रोथ भी ज़्यादा है और क्लाइंट भी इसके पास में ज़्यादा है NSDL के कंपैरिजन में। तो जो भी ये सोचते हैं मेरे पास में CDSL उसको बेच के NSDL लूँ क्या, क्योंकि वो अभी मार्केट में आ रहा है, तो वो तो नई कंपनी है, उसको मैं शुरू में खरीद लूँगा तो ज़्यादा पैसे उसमें बनेंगे। CDSL को तो मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया, तो वो बेवकूफ़ी है। इस तरह से अपन नहीं देखते हैं स्टॉक्स को देखा जाता है वैल्यूशन के हिसाब से, अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से। तो दोनों चीज़ें देखते हैं। लिस्ट होने तो उसको 15% की गेन की आप एक्सपेक्टेशन की जा रही है। पिछले वीडियो को दोस्तों आप देख लेना, ये भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा सा हटके है कि विजय केडिया ने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, क्यों किया, और भी कुछ काफ़ी सारे फंड्स मैंने आपके साथ में यहाँ पे रखने की कोशिश की, जिसमें आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।